बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मिजोरम में 40 विधानसभा सीटों का आया रिजल्ट। जोरम पीपल्स मूवमेंट 27 सीटें जीतकर बनी सबसे बड़ी पार्टी। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट की जाएगी पेश। तृणमूल कांग्रेस ने अपने मुखपत्र जागो बांग्ला में इंडिया गठबंधन की साथी पार्टी कांग्रेस पर साधा निशाना। इंडियन आर्मी में महिला अफसरों के लिए बनाई जा रही नई पॉलिसी। अब खबरें विस्तार के साथ। मिजोरम के 40 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आ गया है। इस बार नई पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट को 10, भाजपा को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है। मिजोरम में सबसे बड़ा उल्टफेर आइजोल ईस्ट 1 सीट पर हुआ है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री जोरमथंगा चुनाव हार चुके हैं। उन्हें जेपीएम के ललथन संघा ने 2000 से ज्यादा वोटों से हराया है। हार के बाद सीएम ने डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति से मुलाकात कर इस्तीफा दे दिया है। जीपीएम की जीत पर पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार लालदू होमा ने कहा है कि वो पार्टी की जीत से खुश हैं। इसी तरह से नतीजों की उन्होंने उम्मीद की थी। अगले 2 दिनों के अंदर वो राज्यपाल से मिलेंगे। शपथ ग्रहण इसी महीने होगा। बता दें कि लालदू होमा इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी इंचार्ज और कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार यानी कि 5 दिसंबर को दूसरा दिन है। दूसरे दिन महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बता दें कि इस मुद्दे पर सोमवार को जमकर हंगामा हुआ, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी। संसद के पहले दिन की कार्यवाही खत्म होने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि महुआ मोइत्रा को परेशान करने और निशाना बनाने का एक राजनीतिक साजिश हुई है और हम इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि हम एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महुआ मोइत्रा को उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब देने का मौका मिले। हालांकि पहले दिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जरूर टेबल किया गया है। उधर इंडिया ब्लॉक पार्टियों के नेताओं की राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में मंगलवार सुबह मीटिंग हुई। संसद का ये सत्र 22 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें 15 बैठकों में करीब 21 बिल पेश किए जाने हैं। यह 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने मुख्य पत्र जागो बांग्ला में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन की साथी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा है। 4 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार को लेकर मुख्य पत्र के संपादकीय में लिखा गया है कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ जमींदारी मानसिकता से लड़ रही थी, इसलिए हार गई। तृणमूल ने अपने मुख्य पत्र में लिखा कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में हार की वजहों पर चिंतन करना चाहिए। जो कमियां नजर आई हैं उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सुधारना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी नेता कुणाल घोष ने विधानसभा चुनावों में हार को लेकर कांग्रेस पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की हार है। कांग्रेस जिम्मेदारी वाली मानसिकता के साथ चुनाव लड़ रही थी। इंडिया ब्लॉक को आगे बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कुछ सलाह दी थी जो उन्होंने नहीं मानी। वही 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक होनी है, जिसमें ममता बनर्जी शामिल नहीं हो रही। दरअसल इसे लेकर ममता बनर्जी का कहना है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं मिली, इसलिए उन्होंने नॉर्थ बंगाल में एक कार्यक्रम रख लिया, लिहाजा वह इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में नहीं जा पाएंगी। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अलायंस की बैठक के बारे में पता होता तो वो ये कार्यक्रम आयोजित नहीं करती। इंडियन आर्मी में महिला अफसरों के लिए एक नई पॉलिसी बनाई जा रही है। महिला अफसरों ने कर्नल से ब्रिगेडियर रैंक के प्रमोशन में भेदभाव का आरोप लगाया था। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और सीनियर वकील आर बाला सुब्रमण्यम ने कोर्ट में कहा कि इंडियन आर्मी ने महिलाओं के प्रमोशन के मामले पर काम जारी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने आर्मी को 31 मार्च 2024 तक का समय दिया है। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई अप्रैल 2024 के पहले हफ्ते में होगी। बता दें कि 17 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में महिला अफसरों को आर्मी में स्थायी कमीशन देने का
फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि उन सभी महिला अफसरों को 3 महीने के अंदर आर्मी में स्थायी कमीशन दिया जाए जो इस विकल्प को चुनना चाहती हैं। इससे पहले तक सेना में महिलाओं का प्रवेश शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से होता था। वे अधिकतम 14 साल ही सेवा दे पाती थी। हालांकि कुछ महिला अधिकारियों को सेवा विस्तार मिला, लेकिन उन्हें भी स्थायी कमीशन नहीं दिया गया। इस केस में केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की शारीरिक क्षमता कम होती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को लिंग भेद और निराशाजनक बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का अवसर मिलना चाहिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के कत्ल केस में फांसी की सजा के तहत केंद्रीय जेल पटियाला में बंद बलवंत सिंह राजवाना ने मंगलवार को भूख हड़ताल शुरू कर दी है। रोजाना की तरह मंगलवार सुबह जब उनके पास सुबह खाना लेकर जेल स्टाफ पहुंचा तो उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। बलवंत सिंह द्वारा भूख हड़ताल करने की पुष्टि करते हुए अधिकारियों ने कहा है कि जेल में बलवंत सिंह से मुलाकात के लिए उनके बहन के अलावा अन्य किसी को भी इजाजत नहीं दी जा रही। बलवंत सिंह ने अपनी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किए जाने की याचिका पर केंद्र द्वारा कोई जवाब न मिलने पर रोष जताया था, जिसके बाद उन्होंने 5 दिसंबर से भूख हड़ताल की घोषणा कर दी थी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी भी उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनके आश्वासन के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला तो बलवंत सिंह ने भूख हड़ताल कर दी। बलवंत सिंह राजवाना की बहन अभी उनसे नहीं मिली है, लेकिन उनकी बहन कमलदीप कौर ने कहा है कि मुलाकात के बाद वह मीडिया से बातचीत करेंगी। मणिपुर में बीते दिन 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी में 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। घटना म्यांमार बॉर्डर से लगे कुकी बहु इलाके टेंगोपाल जिले के लीथू गांव की है। असम राइफल्स के मुताबिक इलाके के एक विद्रोही समूह ने म्यांमार जा रहे उग्रवादियों पर यह हमला किया है। मारे गए लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। बता दें कि मणिपुर सरकार ने 3 दिसंबर को कुछ इलाकों को छोड़कर राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 18 दिसंबर तक के लिए बहाल कर दी थी। इसके बाद गोलीबारी की ये पहली घटना है। गौरतलब है कि राज्य में कुकी और मैताई समूहों के बीच आरक्षण को लेकर 3 मई से हिंसा जारी है। हिंसक घटनाओं में अब तक 200 लोग मारे जा चुके हैं और 50,000 से अधिक लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग आज दोपहर को आंध्र प्रदेश के बापटला के पास नेल्लौर मछलीपट्टनम के बीच टकराएगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। IMD ने आंध्र प्रदेश में 6 नवंबर तक आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। राज्य सरकार ने तिरुपति, नेल्लौर, प्रकाशम, बापटला, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, कोनसीमा और काकीनाडा जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इन 8 जिलों में NDRF और SDRF की 5-5 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा कोस्ट गार्ड, आर्मी और नेवी के जहाज और एयरक्राफ्ट को स्टैंड बाय पर रखा गया है। साइक्लोन को लेकर आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट है। बता दें कि तमिलनाडु में मंगलवार को बारिश में कमी आई है। गौरतलब है कि रविवार और सोमवार को तूफान ने चेन्नई में काफी तबाही मचाई थी। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 घंटे से बंद चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया है। 4 नवंबर को रनवे पर पानी भरने की वजह से करीब 70 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी थी और 30 फ्लाइट्स बेंगलुरु डाइवर्ट की गई थी। हिमाचल प्रदेश में बीती शाम 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए। इन हादसों में 5 लोगों की जान चली गई है, जबकि 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मंडी जिला के जंजैहली में सोमवार देर शाम एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें सवार 5 में से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों का सिविल अस्पताल जंजैहली में उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक शादी समारोह से 5 लोग कार में वापस घर लौट रहे थे। इस दौरान मगरूगाला के पास एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर करीब 100 फीट ढांक के नीचे लुढ़क गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से सभी को गहरी खाई से सड़क पर लाया गया। इसके बाद सभी को 108 एम्बुलेंस की मदद से जंजैहली अस्पताल पहुंचाया गया, मगर इनमें से 3 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। मृतकों के शवों का आज पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इसके बाद इन्हें परिजनों को सौंपा जाएगा। बता दें कि हादसे के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। उधर सिरमौर के संगड़ाह में देर शाम एक टिप्पर दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कार को पास देते वक्त टिप्पर सड़क से बाहर चला गया और गहरी खाई में गिर गया। यह हादसा श्री रेणुका जी मार्ग पर करीब 8 किलोमीटर दूर कालत के नजदीक हुआ है।
सिक्किम में 4 अक्टूबर को लोहानक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में आई बाढ़ को 60 दिन बीत चुके हैं। अब तक 40 लोगों के शव मिले हैं, लेकिन 7 जवानों सहित 77 लोग अभी भी लापता हैं। सीएम दफ्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इस तबाही से सिक्किम 5 साल पीछे चला गया है। 6,90,000 की आबादी वाले राज्य को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 88,000 के करीब लोग विस्थापित हो चुके हैं। बाढ़ में सबसे ज्यादा तबाही चुंगथांग में हुई है। यहाँ 600 परिवार बसे थे और अभी 80% शहर मलबे में दबा हुआ है। सेना के अधिकारी ने बताया है कि चुंगथांग के ऊपर का इलाका सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। यहाँ योंगांग में सेना का गोला बारूद डिपो था जो बहकर बांग्लादेश पहुंच गया है। कुछ ही हथियार रिकवर हो पाए हैं। सेना की गाड़ियां मलबे में दबी हैं। गोला बारूद, छोटी तोपें, बंदूकें सब बह गए हैं। सेना को करीब 1100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बता दें कि सिक्किम बिजली उत्पादन में सरप्लस स्टेट है, क्योंकि तीस्ता नदी के ऊपर 6 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। सिक्किम को इनमें से 3 प्रोजेक्ट से रोज 206 मेगावाट बिजली मिल रही थी, जो मिलनी बंद हो गई है। तीस्ता ने चुंगथांग के साथ ही स्नेहा काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट के 90 मेगावाट का एक बांध भी तोड़ दिया है। तीसरा स्टेज 5 बांध को भी भारी नुकसान हुआ है। इतनी तबाही के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती हजारों टन मलबा हटाने की है। मलबे को डिस्पोज करने के लिए जगह नहीं मिल रही। मलबे का क्या करें, इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।